गोल सेटिंग तो आप सबको बनाना ही चाहिए कि एक गोल, एक टारगेट होना चाहिए आपका, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है और अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर पैदा करनी है, अपने अंदर एक आग लगानी है कि नहीं मुझे करना ही है। जैसा कि हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो हमारी पढ़ाई होती है मेडिकल की 5.5 साल की होती है, इंटर्नशिप कंप्लीट करके 5.5 साल में हमारा मेडिकल कोर्स कंप्लीट होता है। तो ये 5.5 साल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और 5.5 साल की स्टडी, ये आपकी पहली सीढ़ी है जिसमें आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जॉब अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। मोटिवेशन बाय एग्जाम्पल में आज हमारे साथ है डॉक्टर निखत परवीन। तो डॉक्टर निखत परवीन जी, कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? तो थोड़ा जानना चाहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, कैसा आपका कॉलेज लाइफ रही, कैसे आप फिर डॉक्टर बन पाए? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ डॉक्टर निखत अंसारी, मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ और पिछले 2015 से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर होना हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्रिएचर माना जाता है एक डॉक्टर को। और समाज में एक डॉक्टर बनकर और समाज में सेवा करना और उनकी हेल्प करना एक बहुत ही नेक काम है। डॉक्टर बन के जो हमें समाज में जो इज़्ज़त मिलती है वो एक अलग ही ओहदे की इज़्ज़त होती है। मैं अपनी स्कूल से लेकर डॉक्टर बनने तक की जो मेरी एक जर्नी है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर एक अच्छी पोजीशन देना चाहते हैं, और दूसरे वो जो अपनी बच्चों को जल्द से जल्द शादी ब्याह करके अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना ही एक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स भी इसी तरीके के बातों से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि अब बच्चे की पढ़ाई 10th या 12th तक कंप्लीट हो गई है तो हमें भी बच्चे की शादी कर देना चाहिए, या ये हम अपनी ज़िम्मेदारी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बाकी लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा तो उसकी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह जब मैं स्कूल में थी तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ करती थी, फर्स्ट रैंक आया करती थी, और 10th में भी मैंने अपने स्कूल से टॉप किया था 86% से 2007 में। फिर 10th होने के बाद में इसी तरीके के इन्फ्लुएंसेस मिलते रहते थे कि अब लड़की शादी के लायक हो गई है, शादी कर दीजिए। बट इतनी कम एज में शादी कर देना उस समय मुझे ठीक नहीं लगता था, और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, एक डॉक्टर बनने का ख्वाब था हमेशा से। तो 10th में टॉप करने की वजह से हमारे स्कूल के टीचर से काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता था, और इसी अप्रिसिएशन से हमारे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिलती थी कि हमारी बच्ची ने इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई है। अलग अलग प्रोग्राम से में बुलाया जाता था, फेलिसिटेट किया जाता था। इसी तरह हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने पर हमें हमारे पेरेंट्स को मनाया, और हमने आगे साइंस में 11th-12th अपना साइंस से कंप्लीट किया। 12th में भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न में पास होने के बाद इसी तरीके से अप्रिसिएशन मिलने की वजह से हमारे पेरेंट्स को फिर ये लगा कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए, और बाकी जो इस तरीके के इन्फ्लुएंस से थे उस समय, उससे हम काफ़ी हद तक बचे रहे। ठीक है। तो किस कॉलेज से आपने अपना BHMS कंप्लीट किया? जी, 12th में अच्छे मार्क्स से पास होने के बाद हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फाइनेंशियली कंडीशन उतनी बेहतर नहीं थी कि डायरेक्टली एडमिशन ले सके या बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हम ज्वाइन कर सके। तो 11th-12th हमने उर्दू मीडियम से कंप्लीट किया था, और उर्दू मीडियम से डायरेक्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में देना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट सिचुएशन ऐसी थी और हमें कुछ बनना है, पढ़ना है, तो हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हमने दिल जान लगाकर इतनी मेहनत की, एक काफ़ी डिक्शनरी यूज़ की। उस समय तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था कि आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हो गई है बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द फ़ोन मिल जाता है, बट उस समय हमें नहीं मिला था। लेकिन हम अपनी मेहनत को पीछे नहीं होने दिया, और हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। कम से कम समय में PMT की, उस समय PMT हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट, 2009 की बात है। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर किया तो फर्स्ट अटैम्प्ट के फर्स्ट राउंड में ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह BHMS आउट ऑफ सिटी मुझे कॉलेज मिला था। बट अगेन उसी तरीके की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी कि लड़की 5-5.5 साल बाहर रहेगी, ऐसा लड़की को बाहर ना जाने दे। बट
उस समय किस्मत ख़राब थी कि हमारे पापा इस तरीके के इन्फ्लुएंस में आ गए और पापा ने हमारा एडमिशन करने के लिए हमें बोल दिया। बट ये बात सुनने के बाद तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि अभी हमें एडमिशन कैंसिल करवानी है और हमें नागपुर सिटी में ही कोई कोर्स कर लेना है, या जो भी हमें कोर्स में एडमिशन मिल जाए वो करना है और नागपुर में ही रहना है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस समय हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया कि हम जब एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए उस शहर में गए, उस कॉलेज में गए, तो वहाँ एडमिशन कैंसिल होते ही हमें नागपुर के कॉलेज में सीट एक्सचेंज का मौका मिला और हमें नागपुर के कॉलेज में ट्रांसफ़र मिल गई। तो हमने नागपुर के कॉलेज से ही BHMS अपना कंप्लीट किया। फिर मुसीबतें ख़त्म नहीं होती कहा जाता है, इतनी आसानी से हमें सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस पाने के लिए हमें खूब मेहनत और बहुत ही अलग अलग रास्तों से हमें गुज़रना पड़ता है। जब हम 3rd ईयर में थे तो कॉलेज के कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से कॉलेज बंद होने जैसी सिचुएशंस आ गई और बट यूनिवर्सिटी ने बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए बच्चों को अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन देने का डिसीज़न लिया और अलग अलग कॉलेज में बच्चों की ट्रांसफ़र कर दी गई। और उस समय हमारा ट्रांसफ़र जो है अमरावती सिटी में हो गया। तो किस्मत ने फिर से हमें दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि हमें फिर से अभी आउट ऑफ सिटी जाके स्टडी करना है। उस समय भी ऐसी काफ़ी बातें हुई कि फिर से नागपुर के बाहर जाना पड़ेगा, अपनी स्टडी स्टॉप कर दीजिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस समय तक घर वालों को भी काफ़ी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस से दूर रहने का मौका मिला और उन्होंने हमें बाहर जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का पूरा मौका दिया और हमने अपना 3rd ईयर, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप आउट ऑफ सिटी से कंप्लीट करके 2015 में हम सब कुछ अपना कंप्लीट करके नागपुर वापस आ गए। और नागपुर वापस आने के बाद हमने नागपुर का एक वेल नोन हॉस्पिटल, सफल हॉस्पिटल, जो डॉक्टर शिल्पी सूद मैडम का है, जो एक वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन है और IVF स्पेशलिस्ट भी है, उनके साथ हमने 5 साल तक काम किया। मैडम जो थी हमारी डॉक्टर शिल्पी सूद मैम, वो हमारी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्होंने हमें बहुत सराहा और हमें बहुत कुछ सिखाया। उनके अंडर हमने 5 साल उनके साथ साथ रह के काफ़ी चीज़ें सीखी। उन्होंने हमें सीज़र असिस्ट करना, डिलीवरी करना, स्टिचेस लगाना, हर एक चीज़, पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट को किस तरीके से अटेंड किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ें हमने उनके साथ रह कर सिखाई। इसलिए मैं अल्लाह के साथ साथ हमारी मैडम की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया ताकि आज हम अपनी सेल्फ OPD में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 साल तक उनके साथ काम करने के बाद में मोर देन 1 ईयर से मैं अपनी खुद की क्लिनिक, अपनी खुद की OPD फैमिली केयर क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें जनरल और गायनी दोनों प्रैक्टिस में करती हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी में आपने देखा होगा बच्चियों की बहुत कम एज में शादी हो जाती है। अभी नागपुर शहर में जब हम गौर कर रहे हैं तो महज 15-16 साल की एज में बच्चों की शादी हो रही है। 10वीं 11वीं 12वीं में जब वो पढ़ाई करती है उसी वक्त उसकी पढ़ाई छोड़ के शादी करवा दी जा रही है। जी। तो ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स से कि आप इस बात को समझिए कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ बच्चों की शादी ही करना नहीं है, क्योंकि शादी होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि लाइफ बहुत अच्छी बीते। तो बेहतर है कि अपने बच्चों को उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी काबिलियत को आप पहले पहचानिए कि वो किस काबिल है, बच्चा आपका किस फील्ड में पढ़ने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप उस बच्चे के हिसाब से उसकी एजुकेशन करवाइए, उसको अपने पैरों पे खड़े करवाइए। उसके बाद बच्चों की शादी ब्याह के बारे में सोचिए, क्योंकि कम एज में बच्चा या बच्ची उतनी समझदार नहीं होती कि ससुराल की जाके जिम्मेदारियां संभाल सके, या बच्चा भी उतना जिम्मेदार नहीं होता कि वो वाइफ और जल्द से जल्द बच्चों को संभाल सके। इसलिए जब तक उनकी एज शादी के लायक नहीं हो जाती, 25 अबव नहीं हो जाती, तब तक उनके शादी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इसी दौर से मैं खुद भी गुज़र चुकी हूँ और हमने अपने पेरेंट्स को किस तरीके से मनाया है आगे पढ़ने के लिए, वो मैंने आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को पहले पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा कीजिए, ताकि आगे चल के किसी तरीके की परेशानियों का अगर उनको सामना करना पड़े तो वो अपने पैरों पर इस तरह खड़े रहे कि उन्हें कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। अभी जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर से कोई डॉक्टर बनना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब जैसा कि आप सब जानते ही है कि मैंने पहले ही कहा आप सभी से कि समाज में एक डॉक्टर होना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्रिएचर माना जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएचर क्या होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उस वक्त आपके साथ कौन होगा? उस वक्त आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके कुछ ख़ास दोस्त और आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे, लेकिन साथ ही में आपके साथ एक शख्स और होगा जिसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप बच्चे हैं या बूढ़े हैं, आप काले हैं या गोरे हैं। उस शख्स को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। और वो शख्स कौन होगा? वो एक डॉक्टर होगा जो अपनी टीम के साथ पूरी जीत जान लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा होगा कि आपकी जान को बचाना है और आपको अच्छा करके आपके फैमिली मेम्बर से जल्द मिलाना है। बिना कोई गोल सेट किए काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप गोल सेटिंग के बारे में? गोल सेटिंग तो आप सबको बनाना ही चाहिए कि एक गोल, एक टारगेट होना चाहिए आपका, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है और अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर पैदा करनी है, अपने अंदर एक आग लगानी है कि नहीं मुझे करना ही है। जैसा कि हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो हमारी पढ़ाई होती है मेडिकल की 5.5 साल की होती है, इंटर्नशिप कंप्लीट करके 5.5 साल में हमारा मेडिकल कोर्स कंप्लीट होता है। तो ये 5.5 साल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और 5.5 साल की स्टडी, ये आपकी पहली सीढ़ी है जिसमें आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि जब हम डॉक्टर बनने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद, जब अब असल प्रैक्टिस में जब उतरते हैं समाज में, जब एक डॉक्टर की हैसियत से आप जब पेशेंट देखते हैं और उनको ट्रीट करते हैं, उस समय तक आपकी काफ़ी एज भी हो गई रहती है, कितने बच्चों की तो शादियां भी हो गई रहती है और कितने जो है पेरेंट्स भी बन चुके होते हैं। तो इस समय का प्रैक्टिस में आने के बाद जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है एज अ डॉक्टर, वो आपकी स्टडी वाले दिनों के जो सेक्रीफाइसेस है उसके सामने ये वाले सेक्रीफाइसेस कई ज़्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई मैरिड वुमेन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही खुद, मैं एक मैरिड हूँ और मेरा 2 साल का बच्चा भी है, मेरी 2 ओपीडी भी है, मैं दोनों ओपीडी भी संभालती हूँ, काफ़ी पेशेंट भी संभालती हूँ। लेकिन मुझे इतनी जिम्मेदारियाँ संभालना पड़ती है, घर की भी, बाहर की भी, पेशेंट्स की भी, क्योंकि कब किसको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए हम बता नहीं सकते। आधी रात में भी पेशेंट का फ़ोन आ सकता है कि किसी की इमरजेंसी है। एक डॉक्टर इमरजेंसी वर्ड सुनकर ही उसके दिमाग में ये आने लगता है कि मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा सामने वाले शख्स को है। एक डॉक्टर को कभी भी अपने बच्चे का बर्थडे केक कटिंग छोड़ना पड़ सकता है, एक अपने घर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन छोड़ना पड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वर्ड या अपने पेशेंट के लिए। तो ये इसीलिए डॉक्टर बनना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्रिएचर माना जाता है। हमारा जो ये एनजीओ है जॉब अलार्म फाउंडेशन, वो डॉक्टर्स, पीएसआई, पुलिस इंस्पेक्टर, एडवोकेट, इनके इंटरव्यू लेके अपने नागपुर शहर के और आसपास के तमाम युवाओं को मोटिवेट कर रहा है। सेमिनार्स भी हम लोग लेते हैं। आज ही हमारा सेमिनार हुआ, एमपीएससी गाइडेंस सेमिनार। तो ऐसी जो एक्टिविटी कर रहा है जो एनजीओ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? करियर गाइडेंस पे मतलब हमारा मेन फोकस है। ये जो आपका करियर गाइडेंस का एनजीओ जो है, उसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको आपकी थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने अपनी टीम के साथ हमारे स्टूडेंट्स के लिए और समाज के बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम जो आपने अरेंज किया है, ताकि उनमें उनको मोटिवेशन मिले और वो बाकी चीज़ों से बाहर आकर अपनी स्टडी पर और अपने करियर के बारे में सोचें, क्योंकि उन्हें फैमिली से ज़्यादा अगर इन सब चीज़ों से अगर उनको मोटिवेशन मिलती है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।